लिखिएगा, लाइमन श्रेणी हेडिंग डालना है, लाइमन श्रेणी। लिखिए, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, लाइमन श्रेणी में लिखेंगे, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। लिखेगा, इस श्रेणी में प्राप्त तरंग दैर्घ्यों के लिए सूत्र, इस श्रेणी में प्राप्त तरंग दैर्घ्यों के लिए सूत्र, इस श्रेणी में प्राप्त तरंग दैर्घ्यों के लिए सूत्र 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R 1/1 में आया है तो यहाँ पर क्या रहेगा 1² माइनस 1/n², और n इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, 2 से शुरू होगा, 3 4 फिर इसका डैश डैश इनफाइनाइट तक कर दीजिए। ये इसको यहाँ तक इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, अनंत से आ सकता है ना। अनंत मतलब आयनित अवस्था से, अनंत मतलब कहाँ से, आयनित अवस्था से। इसके बाद लाइमन के बाद कौन श्रेणी आएगी, बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी के बाद आ जाएगा बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का आप क्या लिख सकते हैं, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, तो तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम से प्राप्त तरंग दैर्घ्यों की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। तो जरा दूसरा बना के लिखिएगा इसी तरह से, अपने से बिल्कुल पहले का नकल करके थोड़ा सा बना के लिखना है दूसरे का उसी तरह का। बामर श्रेणी किसे कहेंगे, पहले से नकल करके बनाना है, ठीक है ना। पहली परिभाषा जो हमने लिखा है उसी से बना लीजिए। लिखेंगे, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, तब प्राप्त उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य, तब प्राप्त उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को, तब प्राप्त उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं।
जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तब प्राप्त उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। इन तरंग दैर्घ्यों के लिए सूत्र 1/λ r, अब यहाँ पर किस में आना है, 2 में, तो 1/2² माइनस 1/n²। यहाँ n की वैल्यू कहाँ से, 3, 4, 5, यहाँ से लेकर आयनित अवस्था तक, इनफाइनाइट तक। आयनित अवस्था का ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा ये भी नोट करते आप जाएंगे, लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य जो है स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में मिलेंगी। लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य कहाँ मिलेंगी, श्रेणी की तरंग दैर्घ्य, लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य, श्रेणी लिखना है, श्रेणी की तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में मिलेंगी। स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में मिलेगी। देखिए, आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक जो है बड़ा सा स्पेक्ट्रम बनाया था, जहां पर 0 आवृत्ति से लेकर मैक्सिमम आवृत्ति तक का बनाया था। वहां पर सबसे पहले सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, ऐसे करके लास्ट में इंफ्रारेड तक गया था, आवरक तरंगों तक। तो उसी श्रेणी में कहाँ मिलेगा, पराबैंगनी वाली श्रेणी की तरंग अगर आप मिलाओगे तो किससे मिलेगी, लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्घ्य से मिलेगी। बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य किससे मिलती है, दृश्य प्रकाश से। इसकी कुछ लाइनें किससे मिलती है, दृश्य प्रकार के। तो आप ये लिखेंगे, बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य, बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। और मुझे लगता है आप इस तरह से घर पे लिख लीजिएगा लास्ट वाले तक का, लाइमन बामर, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, 2 लाइन एक फार्मूला बस। और बहुत मुश्किल है पूछना, मेन यही आपको तरंग दैर्घ्य का श्रेणी पूछ लेगा बस, या तो बामर श्रेणी पूछ लेगा, इतना पूछता है। तो लाइमन और बामर लिखा दिए हैं, इसी के आधार पे आप जो है 5 लिख डालिएगा। बस केवल वही बनाना है। परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आएगा तो लाइमन बामर पासन श्रेणी, फिर चौथे में आएगा तो ब्रैकेट, 5वें में आएगा तो कुंड। ऐसे बस लिख लेना है उसी तरह बना के। इसके बाद लिखिएगा हाइड्रोजन का अवशोषण संक्रमण। अगली हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन का अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण लिखना है, लिखेगा हाइड्रोजन का अवशोषण संक्रमण। हाइड्रोजन का अवशोषण संक्रमण लिखेगा, यदि हम श्वेत प्रकाश को, हाइड्रोजन का अवशोषण संक्रमण लिखना है, यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें, यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें, नलिका मतलब ट्यूब, यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें, यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें तो हाइड्रोजन के परमाणु
कुछ विशेष ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेते हैं। यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें, यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारें तो हाइड्रोजन के परमाणु कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेते हैं। इसे ही अवशोषण संक्रमण कहते 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 हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। जब अवशोषित होने के दौरान कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? अवशोषण संक्रमण। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, जो हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु हो जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो कहाँ रहेगा? निम्नतम में रहेगा ना। और निम्नतम का मतलब प्रथम उच्च ऊर्जा स्तर में। अच्छा, जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो प्रथम से दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, अनंत में जा सकता है। तो ये बताइए, यहाँ तो एक ही श्रेणी बन पाएगी क्योंकि दूसरे से तीसरे में जाएगा नहीं, तीसरे में चौथे में जाना नहीं है। क्योंकि जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो स्टार्ट कहाँ से करना है? निम्नतम से। और निम्नतम मतलब अगर पहली कक्षा से स्टार्ट करना है तो पहली कक्षा किससे संबंधित है? लाइमन से। तो इसलिए अवशोषण संक्रमण में केवल कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी। जैसे उत्सर्जन संक्रमण में क्या था कि उत्सर्जन संक्रमण में जब परमाणु ऊर्जा को त्यागेगा तो अनंत से पांचवें में भी आ सकता है, अनंत से चौथे में भी आ सकता है, अनंत से तीसरे में भी आ सकता है, और सिर्फ अनंत से ही नहीं, पांचवें से भी चौथे में आ सकता है, और चौथे से भी तीसरे में आ सकता है। तो इसलिए वहाँ पर कई श्रेणियाँ बन गई, क्योंकि तीसरे में भी आ सकता है तो अलग श्रेणी, दूसरे में भी आ सकता है तो अलग श्रेणी। लेकिन आप ये देखिए कि जब अवशोषण हो रहा है और जब ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है तो केवल प्रथम से दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है। अच्छा, आप इसमें जो है ये भी कह सकते हैं सर दूसरे में तीसरे में जा रहा है, यहाँ से नाम संबंधित कर दें, लेकिन दूसरे से तीसरे में तो नहीं जा सकता ना, तीसरे में चौथे से में नहीं जा सकता, केवल प्रथम ऊर्जा स्तर से अन्य किसी में पहुँच जाएगा। तो जब केवल प्रथम से अन्य किसी में पहुँच जाएगा तो केवल कौन सी श्रेणी मिलेगी? लाइमन श्रेणी। इसलिए लिखिएगा हाइड्रोजन के, लिखिएगा उसी के अंतर्गत लिखना है। हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल, या अवशोषण संक्रमण में, ठीक है, स्पेक्ट्रम लिखिए, संक्रमण लिख दीजिए। अवशोषण संक्रमण में या अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। इतनी सी बात इसमें लिखना था क्योंकि वह पहले भी बहुत हाइड्रोजन का अध्ययन हो चुका है पर्याप्त। और एनसीईआरटी में तो एक टॉपिक दिया है एक चैप्टर के अंदर, यहाँ तो पूरा चैप्टर ही बना दिया है उसका, तो इसलिए ठीक है, इतना जो है पर्याप्त है। इसके बाद लिखिएगा बोहर मॉडल की सीमाएं। बोहर मॉडल की सीमाएं, ये हाइड्रोजन के बारे में इतना अध्ययन किसने किया? ये सब बोहर ने किया। बामर ने तो द्वितीय श्रेणी का अध्ययन किया था, तो इसीलिए अब बोहर मॉडल की सीमाएं, बोहर मॉडल की सीमाएं, पहले उसके कुछ लाभ बताए, फिर उसके बाद आपको सीमाएं बता देना है क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, क्या लिमिटेशंस है। बोहर मॉडल की सीमाएं, इसकी सीमाएं लिखिएगा। लिखिए यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत केवल
एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। आगे लिखिएगा, यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की जानकारी नहीं देता। यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की जानकारी नहीं देता। यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की जानकारी नहीं देता। अगला लिखिएगा, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के संबंध में सूचना नहीं देता। हाँ, नेक्स्ट है, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सूचना नहीं देता। यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सूचना नहीं देता। यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सूचना नहीं देता। लिखिएगा एक और, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, अगला पॉइंट है, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, स्पेक्ट्रमी रेखाओं मतलब स्पेक्ट्रम में जो बनने वाली लाइनें थी, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता की व्याख्या नहीं करता। यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता की व्याख्या नहीं करता। ये बोहर मॉडल की सीमाएं हैं। आपेक्षिक तीव्रता जानते हैं कि कोई ज़्यादा चमक रहा है, कोई क्यों, धीरे धीरे तीव्रता घटती जाती थी ना, रेखाओं जैसे जैसे रेखाएं पास आती जाती थी वैसे वैसे चमक क्या होती थी, घटती जाती थी। तो इसकी जानकारी नहीं देता कि कैसे ये तीव्रताएं कम हो रही हैं, कैसे जो है चमक रेखाओं क्यों धीरे धीरे कम हो रही है। और एक दो होंगे तो उसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा सीमाएं नहीं लिखना, दो चार याद कर लीजिए बस। 3 नंबर में आएगा, 3 पॉइंट बहुत है। कितने लिखे हैं? 4 लिखे हैं, 3 ही लिखा है, 4 बोले यार, एक को आपने 2 में ही लिख लिया लगता है। यार इसमें अभी डेरिवेशन तो है नहीं, कुछ सब थ्योरेटिकल बातें हैं। लिखिए रेडबर नियतांक के अनुप्रयोग। अगला हेडिंग लिखिएगा रेडबर नियतांक के अनुप्रयोग। ये लिखा देंगे तो चैप्टर खत्म हो गया। रेडबर नियतांक के अनुप्रयोग। रेडबर नियतांक क्या था? आर था। और आरएससी क्या है? रेडबर्ग ऊर्जा है। आरएससी क्या है? रेडबर्ग ऊर्जा। और आर जो है रेडबर्ग नियतांक। तो क्या है? रेडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग। यानी अच्छा है, देखो यहाँ क्या लिखा है? यूजेस लिखा है, कहीं कहीं एप्लीकेशन लिखा रहता है, उपयोग ये लिखना चाहिए। पहला नंबर लिखेगा आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। पहला नंबर क्या लिखेंगे? आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। ये बताइए आप, हाँ अगला आपने हेडिंग डाला रेडबर नियतांक के उपयोग। इसके 2 उपयोग हैं। रेडबर नियतांक कितने उपयोग हैं? 2 उपयोग हैं। तो पहला उपयोग लिखाने जा रहे हैं आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। तो उसी में जो है पहला नंबर हो जाएगा आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। और ये आसान है। आयनन ऊर्जा कैसे ज्ञात होगी? ज्ञात करना, बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए आयन बनने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयन बनने के लिए जो ऊर्जा दी जाए वो क्या कहलाती है? आयन ऊर्जा। जैसे आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा, आयन कैसे बनेगा? जब निम्नतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? अनंत पे चला जाए। कहाँ चला जाए? अनंत पे। और अनंत पे ऊर्जा क्या मानी जाती है? 0। अनंत पे ऊर्जा क्या मानी जाती है? 0। और यदि आपको निम्नतम कक्षा में ज्ञात करना हो तो En बराबर E1 कर देंगे।
E1 मतलब पहली कक्षा में ना, और पहली कक्षा में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माइनस ऑफ जेड स्क्वायर आर एच सी अपान एन स्क्वायर। अच्छा पहली कक्षा है और हाइड्रोजन का है, तो ये बताइए हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ विशेष तौर पर हाइड्रोजन के लिए है, किसके लिए है, हाइड्रोजन, यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा आगे। हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कर लेते हैं, एक उदाहरण है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए आप देखिए जेड का मान 1 और एन का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये बताइए E1 बराबर माइनस आर एच सी बचेगा, बस क्या बचेगा, माइनस आर एच सी। यानी पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी है, माइनस आर एच सी। और जाना कहाँ है, ई इनफाइनाइट। कौन से ऊर्जा स्तर में जाना है, ई इनफाइनाइट। और यदि ई इनफाइनाइट रखेंगे तो आप माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपान क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। अरे जैसे यहाँ पर 1 था तो एन का मान 1 रखे थे, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट है तो आपको जो है क्वांटम संख्या क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। या ऊर्जा स्तर आप क्या रखेंगे, सॉरी क्वांटम संख्या नहीं, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट किसी के नीचे रख दिए तो क्या हो गया उसका मान 0, तो ये मान क्या हो गया 0। आप ये बताइए कितनी ऊर्जा आपको देना पड़ता है, ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी के बराबर। जैसे मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऊर्जा स्तर से तीसरे में पहुंचाना है तो दूसरे यानी E2 और E3, दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, इन दोनों के ऊर्जाओं में जितना अंतर होगा उतना ही तो आप देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा 10 जूल है, यहाँ पर कितना है 30 जूल है। तो आप ये समझ गए कि अगर इलेक्ट्रॉन को तीसरे ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाना है तो अगर वो पहले कहाँ है, दूसरे में चक्कर लगा रहा है, उसको तीसरे में चक्कर लगाना है तो उसको कितनी ऊर्जा दे दें, 20 दे दें तो कहाँ पहुँच जाएगा, तीसरे में पहुँच जाएगा। क्योंकि ये सब प्रत्येक ऊर्जा स्तर क्या फिक्स है और सबको पता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की जितनी ऊर्जा है, यदि इलेक्ट्रॉन को वहाँ चक्कर लगाना है तो उतनी ही ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए। तो जैसे दूसरे में घूमने के लिए 10 चाहिए, तीसरे में चक्कर लगाने के लिए 30 चाहिए। तो अगर कोई दूसरे में घूम रहा है, तीसरे में जाना चाहता है तो कितना ऊर्जा की आवश्यकता है उसको, 20 की। ऊर्जा अंतर के बराबर आवश्यकता है कि नहीं। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन यदि निम्नतम ऊर्जा स्तर में है तो उसके पास कितनी ऊर्जा है, माइनस आर एच सी। और यदि वो अनंत में जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि जब आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु को छोड़कर ही बाहर चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाएगा तो अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या मानी जाती है, 0। तो यहाँ पर भी ऊर्जा का अंतर निकाल लें, यहाँ पर भी क्या निकाल लें, ऊर्जा का अंतर। तो ये बताइए यहाँ लिखेंगे आयनन ऊर्जा बराबर आयन बनने के बाद ऊर्जा, आयन बनने, क्योंकि आयन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अनंत में। आयन बनने के बाद ऊर्जा माइनस आयन बनने के पहले कहाँ था, निम्नतम अवस्था में। और सबसे पहले आप जानते हैं अवशोषण संक्रमण में हमेशा कोई परमाणु कहाँ रहता है, पहले निम्नतम अवस्था में। तो यहाँ पर आयन बनने के पहले ऊर्जा, आयन बनने के पहले ऊर्जा। तो आयन बनने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, अनंत पर, तो वहाँ ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ जो है 0 रख लीजिए, माइनस आयन बनने के पहले, तो पहले तो निम्नतम अवस्था में रहेगा और उसमें कितना था, माइनस आर एच सी, हो जाएगा माइनस आर एच सी। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, आयन बनने के लिए ऊर्जा, और वो कितना हो जाएगा, आर एच सी। यदि आप आर एच सी के बराबर ऊर्जा दे देते हैं तब वो जो है क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और ये हमें कैसे पता चला, ऊर्जा स्तर में अंतर जो रहेगा उतनी ही ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। आपको डायरेक्ट पहले से कहाँ ले जाना है, अनंत पर। तो अंतर कितना आया, आर एच सी, इतनी ऊर्जा आप दे दीजिए, वो परमाणु क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो एक ये तरीका है कि आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, रिडबर्ग नियतांक का। तो एच और सी में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर का। तो ये यहाँ से लिख लीजिए, आप ऐसे 2 लाइन बना लीजिए, इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख दिया हूँ, आप इसको रफ में साइड में लिखिए। क्या थ्योरेटिकल, अच्छा लिख लो यार लिखेगा, हाँ लिख लीजिए। क्या आपने लिखा, आयनन ऊर्जा ज्ञात करना, इसमें लिखेगा
उदाहरण हाइड्रोजन के लिए लिखेगा, उदाहरण हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए लिखे हैं ना, तो अब उसके आगे लिखेगा हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए, हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए, हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन को इतनी ऊर्जा दी जानी चाहिए, हाइड्रोजन को आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन को इतनी ऊर्जा दी जानी चाहिए, हाइड्रोजन को इतनी ऊर्जा दी जानी चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से, ये क्या लिखेंगे, अनंत, हाँ, अनंत ऊर्जा स्तर में चला जाए, निम्नतम ऊर्जा स्तर से अनंत ऊर्जा स्तर में चला जाए। तथा यह ऊर्जा की मात्रा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से अनंत ऊर्जा स्तर में चला जाए, तथा यह ऊर्जा की मात्रा, तथा यह ऊर्जा की मात्रा, तथा यह ऊर्जा की मात्रा दोनों ऊर्जा स्तर में, तथा यह ऊर्जा की मात्रा दोनों ऊर्जा स्तर में ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी, तथा यह ऊर्जा की मात्रा दोनों ऊर्जा स्तर में ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होगी। तथा यह ऊर्जा की मात्रा दोनों ऊर्जा स्तर में ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होगी। उसके बाद लिखेंगे अतः, अतः निम्नतम ऊर्जा स्तर में लिखेंगे निम्नतम, अतः निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा फिर E1, ये हो जाएगा अतः निम्नतम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी E1, पहले ऊर्जा स्तर ही निम्नतम होता है, और यदि हाइड्रोजन का है तो फार्मूला -z² RH(c)/n² में यदि रखेंगे तो E1 बराबर क्या बचेगा -RH(c), क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z का मान 1 और पहला ऊर्जा स्तर है तो N का मान भी 1, तो कितना हो जाएगा -RH(c). फिर लिखेंगे अनंत पर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनंत पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अनंत पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा E इनफाइनाइट, अनंत पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा E इनफाइनाइट, और यदि आप फार्मूला रखें तो -z², तो हाइड्रोजन है तो परमाणु क्रमांक क्या रहेगा 1 रहेगा, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो RH(c) या तो कर ही दीजिए -z²/इनफाइनाइट, यानी E इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया 0। अब लिखेंगे ऊर्जा अंतर, क्या लिखेंगे ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर बराबर डेल्टा E, क्या लिखेंगे डेल्टा E, और डेल्टा E बराबर E इनफाइनाइट -E1। अच्छा E इनफाइनाइट कितना है 0, -E1 आप देख रहे हैं -RH(c), ये क्या हो जाएगा RH(c), यही आपका डेल्टा E हो गया।
हाँ ये यन स्क्वायर होता ना। देखिए यहाँ वाले में पहला निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या होता है, एक पहला, तो यन क्या है, ऊर्जा स्तर का मान है ना, तो यन की जगह एक रख देंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जेड का मान भी हमने परमाणु क्रमांक क्या रखा है, एक रखा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, तो इसलिए केवल बचेगा -RH। यहाँ वाले में ई इनफाइनाइट है तो यन का मान क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो अनंत से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऊर्जा स्तर में अंतर हो गया, डेल्टा ई बराबर RH। आप लिखेंगे इतनी ही ऊर्जा दी जाएगी, लिखिएगा दी गई ऊर्जा बराबर आयनन ऊर्जा, ऐसे लिख दीजिएगा, दी गई क्या चीज, RH है ये, अरे उसको बना दो, हाँ वो हंसी रही, डेल्टा ई बराबर RH, दी गई ऊर्जा बराबर आयनन ऊर्जा, आयन बनाने के लिए दी गई ऊर्जा हो जाएगा आयनन ऊर्जा, और ये हो जाएगा RH। आयन बनाने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। तो ये आप लिख लेंगे, अब तो मान रख सकते हैं ना, इसका तो निकल जाएगा, कांस्टेंट सब है, R का मान अलग हो जाएगा, H का मान भी जानते हैं, C का कितना निकाला गया है, इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद लिखिएगा, एक तो रिडबर्ग नियतांक का उपयोग यहाँ हो जाएगा आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, दूसरा हो जाएगा, सर उनको क्या छोड़ दीजिए आज, तो उनको बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए जाएं, कल पढ़ाएंगे, एक एक दिन पढ़ाई करेंगे, नहीं तो इधर कंप्लीट हो जाए तब फिर थोड़ा देखें। तो दी गई ऊर्जा बराबर आयनन ऊर्जा, ठीक है। हाँ अब आप चाहें तो ऐसे चित्र बना सकते हैं अपने समझने के लिए, निम्नतम ऊर्जा स्तर E1 बराबर -RH, और जब अनंत में जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा n बराबर, तो वहाँ ऊर्जा 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु की रेंज से बाहर हो गया, पहुंच से बाहर, तो कहाँ चला गया, अनंत पर, तो वो ऊर्जा 0 मानी जाएगी। और ये सब ऊर्जा माइनस में क्यों आती है, क्योंकि जहां हमें स्वयं ऊर्जा देनी पड़े वो माइनस में होता है, अगर हमें ऊर्जा मिले तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ तो ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। बस लिखिएगा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना इसके बाद, और इसमें क्या फार्मूला वही है, सब जानते हैं, केवल अलग अलग। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, लास्ट यूज है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, हेडिंग डाल लिए हैं, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। लिखिएगा उदाहरण, एग्जाम्पल देंगे बस कैसे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे। लिखिएगा उदाहरण, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, लिखिएगा उदाहरण, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। यह हम उदाहरण देकर जो है देख रहे हैं। प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो क्या है तरंग दैर्घ्य वाला फार्मूला बामर श्रेणी का, याद है आपको? तो देखिएगा, तो 1/λ इक्वल टू R लिख दीजिए, 1/2 स्क्वायर होता ही है, -1/n²। अब क्योंकि बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है तो बामर का फार्मूला लगेगा। और दूसरी चीज,
इसमें आर का यूज भी है, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कह रहा है प्रथम रेखा की, उसमें कई लाइनें बनती हैं ना। पहला क्या बना था, हाइड्रोजन अल्फा, फिर क्या था हाइड्रोजन बीटा। तो पहले वाला ज्ञात करना है तो सीधा 3 से कहाँ आना है, 2 में। किस में आना है, 3 से 2 में। और यदि दूसरे का ज्ञात करना हो तो फिर 4 से आएंगे, 4 से 2 में आएंगे। लेकिन प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए जो पहले सबसे मिली थी उसके लिए क्या करें, 3 से 2 में आने के लिए। तो यहाँ लिखिएगा n बराबर 3, या यहीं लिख दीजिएगा n बराबर 3। तो रखिए इसको कितना आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू, पहले इसको हल कर लीजिए फिर r का मान रखेंगे, 1/4 माइनस 1/6, सॉरी 9 हो जाएगा। चलिए इसको करिएगा, 5/36, तो हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 5r/36। और इसको सीधा कर देना, तो लेमडा इज इक्वल टू 36/5 इंटू आर। आर का मान कितना है, केवल आर का, तो यहाँ लिख लीजिए, इधर लिखेगा लेमडा इज इक्वल टू 36/5 इंटू 1.0977। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना है। हल करेंगे 6.6563। अच्छा एंगस्ट्राम में, वो मीटर में आएगा, फिर इसको बदल लीजिएगा एंगस्ट्राम में, 10 की पावर -10 आएगा। तो चलो हल करके ही बता दो, अगर करना हो तो आ जाएगा। हाँ नोट कर लीजिए इसको। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसको थोड़ा बंद कर दो थोड़ी देर यार, तो बताएं।